हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी सामाजिक विज्ञान का जो है कक्षा 10वीं के लिए भूगोल का जो है अध्ययन आया है हमारे समक्ष, संसाधन एवं विकास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और यहाँ मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे बोर्ड एग्जाम के व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उन्हीं क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर ये जो होगा टेक्स्ट से लाएगा, यानी पाठ्यक्रम से जो होगा एमसीक्यू तैयार होगा। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ विश्वास किया जाता है कि ये जो होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, समझना। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत भूगोल के जो हमारा चैप्टर आया है संसाधन एवं विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण है संसाधन एवं विकास। और इसके अंतर्गत जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है ये एनसी यानी पाठ्यक्रम से जो है ये उठाया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन की सिलसिला यहाँ कैसे स्टार्ट होता है। सबसे प्रथम क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काली मिट्टी आम तौर पर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है काली मिट्टी आम तौर पर कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है डेक्कन टैप क्षेत्र में, कश्मीर घाटी में, गंगा घाटी में, उत्तरी मैदान में। चलिए आप भी कुछ दिमाग लगाइए, देखते हैं आपकी सोच क्या है। तो आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए अच्छी बात है। देखिए काली मिट्टी आम तौर पर कहाँ पाई जाती है, ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए कश्मीर घाटी में तो पाई नहीं जाती है, ये तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि कश्मीर घाटी में तो होती नहीं है। गंगा घाटी में भी नहीं देखने को मिला है हमें, और उत्तरी मैदान में तो काली मिट्टी होती नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर समझिएगा तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर तो एक ही शेष रह गया आंसर डेक्कन टैप क्षेत्र में, यानी डेक्कन क्षेत्र में जो है काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो आपका आंसर हो गया ए, डेक्कन टैप क्षेत्र, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अगला है। लेटराइट मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। लेटराइट मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें ये पूछ लिया है कि इसमें कौन सी फसलें होती है, और फसल के नाम दे दिया यहाँ पर आपके समक्ष। पहला है चाय, गेहूँ और सरसों, दूसरा है चाय, कॉफ़ी और काजू, तीसरा है दालें, गन्ना और दाल, और डी जो उपयोग में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। तो लेटराइट मिट्टी क्या हो सकता है? आप थोड़ा सोचिए, अपना आंसर देखिए इसमें से क्या हो सकता है। आपने तो सोच लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आप सोचना तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा जल्दी, तभी तो हमारा एमसीक्यू आगे बढ़ेगा। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें लेटराइट मिट्टी में, तो लेटराइट मिट्टी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सर्वप्रथम अगर चाय, गेहूँ और सरसों की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है।
दालें, गन्ना और राय की बात करें तो ये भी रिजेक्टेड है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें से आपका आंसर जो है बी, चाय, कॉफ़ी और काजू। देखिए ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जनरल सी बात, लेटराइट मिट्टी ये खेती के लिए उपयोग होते हैं। चाय और कॉफ़ी जहाँ होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी अवश्य पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा कि काली मिट्टी की कमी, काली मिट्टी में क्या कमी होती है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि सर दर्द हो जाता है, और ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी की कमी, काली मिट्टी की कमी किस कारण से होता है। तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण किसकी कमी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है क्या, या मैग्नीशियम की, या पोटाश की, या फॉस्फोरस सामग्री की, किसकी हो सकती है कमी? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प यहाँ क्वेश्चन है, किसकी कमी हो सकती है? सोचिए, विचार कीजिए, किसकी कमी हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको भी सोचना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें काली मिट्टी की कमी, किस चीज़ की कमी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की कमी तो होती नहीं है, मैग्नीशियम की भी कमी नहीं होती है, पोटास की भी नहीं होती है। तो रह गया हमारा डी ऑप्शन, फास्फोरिक सामग्री। तो फास्फोरस की जितनी सामग्री होती है उसकी कमी रहती है। काली मिट्टी में ये बात देखने को हमें मिला है कि फास्फोरस जो है सामग्री उसकी बहुत कमी खलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। आप भी अपना थोड़ा नॉलेज लगाइए। आपके ऑप्शन हैं, देखिए ए जो है जम्मू और कश्मीर की बात करता है, बी गुजरात की बात करता है, सी राजस्थान की बात करता है, डी झारखंड की बात करता है। तो क्या हो सकता है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती होगी? थोड़ा सोचिए। आपने सोच लिया होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम भी थोड़ा सा सोच कर देखते हैं कि कहाँ हो सकता है। देखिए जम्मू और कश्मीर में तो पाना संभव नहीं है, जम्मू और कश्मीर तो हम पहले एलिमिनेट कर देंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत पाया जाता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी नहीं होगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में थोड़ा सा रेगिस्तान भी है, भुज के एरिया भी पड़ता है, और कुछ एरिया में जो है काली मिट्टी की भी काफ़ी भरमार है। तो क्योंकि आप इस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, गुजरात जो है राजस्थान के एरिया टाइप बनता है, भुज के एरिया है, तो यहाँ काली मिट्टी हो ही नहीं सकता। तो आप लोग गलती या तो करोगे झारखंड लगाओगे या जम्मू और कश्मीर लगाओगे, जो कि आंसर गलत कर देगा। तो जनरल सी बात है, गुजरात है, क्योंकि गुजरात ही ऐसा जगह है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आपका आंसर सही था? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है कि राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में बनाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कितना क्षेत्र जो है वन होना चाहिए हमारे देश में। ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में वन की बहुत ही कमी है, बहुत क्षेत्र है जो उजाड़ हो चुके हैं, और ये कमी बहुत आ गई है, कहते हैं 22 से भी नीचे चली गई है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए वाला पूछा है। 1952 में जो रूल रेगुलेशन बनाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि 33% होना चाहिए, बी बोल रहा है 22.5% होना चाहिए, सी कह रहा है 21, डी कह रहा है 30। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ABCD बोल रहा है। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए आपने आंसर अपना सोच लिया होगा कि आंसर क्या हो सकता है इसमें। पहले देखिए बच्चों, मैं आंसर सोचने के लिए इसलिए कहता हूँ, इससे आपका IQ लेवल बढ़ेगा और नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। इससे जो है आपका जो एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, और यहाँ पर ये तैयारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है। अब देखिए 22.2 तो है जो आज की प्रेजेंट रेट की भी कम की बात बताई जा रही, तो ये तो होना संभव नहीं है। 31% बहुत ही कम की बात हो जाएगी, 30 तो और भी कम हो जाएगी। तो सफिशेंट आंसर यहाँ पर रहेगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनाई गई थी, तो इन्होंने ये बात रखी थी कि कम से कम जो है 33% जो है हमारे देश में वन होना ही चाहिए, तभी जो है संतुलन बन पाएगा। लेकिन संतुलन बना नहीं, ये बहुत ही दुख की बात है। फिर भी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनाई गई थी,
33% की जो है यहाँ पर सिफारिश की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण में वे सामग्री जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है लेकिन मनुष्य के पास उन तक पहुँचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं होती, वो क्या कहलाती है। यानी पर्यावरण में सामग्री जिनमें जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है लेकिन मनुष्य जो है उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं, और तो उस तकनीक को क्या कहते हैं। बहुत क्वेश्चन साफ है, आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत साफ है। यहाँ पर ये देखें संभावित संसाधन, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है विकसित संसाधन, चौथा है डी रिजर्व। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन भी और आंसर भी, तो आप थोड़ा सोच कर देखिए क्या है आपका आंसर, आप चूज़ कर लीजिए फिर हम बताते हैं क्या है इसका आंसर। तो आप बेशकली पता कर लिए होंगे, तो उस तकनीक नहीं होती है, यानी पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं होती। क्या नहीं होती है इसमें, ठीक है, इसमें संभावित संसाधन तो होती है, विकसित संसाधन भी होती है, रिजर्व भी होती है, बट स्टॉक नहीं होती है दोस्तों। स्टॉक इसमें कहाँ से हो जाएगा। मानवीय आवश्यकता पूरा करने की क्षमता होती है लेकिन मनुष्य के पास उन तक पहुँचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं होती है, तो वो स्टॉक होती है जो नहीं पहुँच पाते हम। तो इसका बी आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टॉक बी। देखिए उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया कि भारत क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैली हुई है। जो भारतीय का क्षेत्रीय जल है और जल कितने दूरी तक फैली हुई है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दे दिया कि 12 किलोमीटर, बी 12 समुद्री मील, सी 19.2 मील और डी 200 समुद्री मील। देखिए अगर आप एलिमिनेशन भी लगाओगे फिर भी आपका आंसर सही होगा। आप थोड़ा सा कोशिश करके देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। चलिए मैं भी लगा के देखता हूँ थोड़ा दिमाग, क्योंकि इसमें देखिए एक बात यहाँ पर है, 12 किलोमीटर क्या बात की जा रही है, 12 किलोमीटर की बात की, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। 19.2 मील की बात की जा रही है, ये भी बहुत गलत बात है। अब देखिए 200 समुद्री मील, ये तो बहुत अधिक बात कर दिया इसने। वही बात है ना, अगर आप दिमाग थोड़ा लगाओगे तो पता लग जाएगा। जनरल सी बात है यहाँ पर, जो आंसर क्या आएगा जो है बी, यानी 12 समुद्री मील। तो 12 जो है सफिशेंट है कि भारत क्षेत्रीय जल कितनी दूरी तक फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील तक जो है फैली हुई है, यानी 12 मिलियंस मील्स जो है काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 12 समुद्री मील तक जो है हमारा जल फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वे संसाधन जिनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लगता है क्या कहलाता है। वे साधन जिनके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय काल लगती है, जिसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगती है, सिंपल यहाँ पर शब्द है, उसे हम क्या ए नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या बी रिजर्व कहते हैं, या सी सामुदायिक संसाधन कहते हैं, या डी गैर नवीकरणीय संसाधन। देखिए आंसर बहुत क्लियर है, साफ है। आप पहले सोच लीजिए फिर बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। आपने सोच लिया। देखिए जनरल सी बात है, हमें पता है कि पेट्रोल डीजल जो है बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जो कि एक गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिनको बनने में लाखों करोड़ साल लगता है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही, नवीकरणीय संसाधन को हम बात ही नहीं कर सकते। रिजर्व की तो बात करना संभव ही नहीं है, और सामुदायिक संसाधन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जो है क्लियर कट है, गैर नवीकरणीय संसाधन है जिनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, उसे हम गैर नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्वेश्चन था। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। जहाँ पर आप एक कृषि की जगह 2-2, 3-3 कृषि करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं। साफ क्वेश्चन है, क्या उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, या वन आवरण कहते हैं, या बंजर भूमि कहते हैं, या सकल फसली क्षेत्र कहते हैं। देखिए आप थोड़ा सा आंसर पे थोड़ा दिमाग लगाइए, आप पहले आंसर दीजिए क्या है इसका। तो आपने सोच लिया होगा, बहुत इजी है क्वेश्चन। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। देखिए आप बहुत से बच्चे यही सोच रहे हो कि इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र लिखा हुआ है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आंसर लगा दिए होंगे ए पे, और किसी बच्चे ने जो इसको वन आवरण लगाया होगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है किसी ने बंजर भूमि को सिलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि बंजर भूमि तो डायरेक्ट जो है कृषि योग्य ही नहीं रहती, तो इसको हम ऑप्शन से बाहर डायरेक्ट कर देते हैं। तो आप तो पहले ही इसको ऑप्शन से बाहर कर दिए होंगे। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चलिए ये गलत है,
इसको हम नहीं ले सकते। वन आवरण भी गलत है। हमारा आंसर डी है, सकल फसल क्षेत्र। यानी देखा जाए तो एक वर्ष में अगर एक से अधिक बार फसल बोई जाती है तो उसे हम सकल फसल क्षेत्र कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आपका भी आंसर यही रहा होगा। कई बच्चों ने सही आंसर इसका देने की कोशिश किया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है। हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है, ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 133 मिलियन हेक्टेयर है, 130 मिली वर्ग किलोमीटर है, 140 मिलियन हेक्टेयर है, 130 मिलियन हेक्टेयर है। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बी तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। या तो बी आंसर सही होगा या बी एलिमिनेट होगा, क्योंकि तीन जो है मिलते जुलते हैं और ये जो एक लास्ट जो बी दिया हुआ है बिल्कुल ही अलग है। तो एग्जामिनर हमेशा जो है 2-3 मिलते जुलते देते हैं, उन्हीं में से आंसर एक होता है और एक अलग देगा तो बिल्कुल ही बात अलग रहेगा। चलिए अब दिमाग लगाइए कि अब तो आपके पास ऑप्शन भी 3 रह गए हैं। तो अब देखिए क्या आंसर है आपका। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए बी तो हम पहले ही जो है रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि एक्यूरेट आंसर कैसे होगा। अब यहाँ पर बात देखिए, एक बात सोचने वाली थी कि जिसको हमने एलिमिनेट किया था 130 था, तो 130 को हमने एलिमिनेट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर भी कुछ वही होगा। देखिए बात है ना, 130 मिलियन हेक्टेयर है तो यही इसका सही आंसर है। ए जो है 133 मिलियन हेक्टेयर गलत है, बी भी गलत है, सी 140 मिलियन हेक्टेयर भी गलत है, 130 मिलियन हेक्टेयर। देखिए एमसीक्यू करना है तो इंटेलिजेंसी का उपयोग करना है, तुक्का लगाने से नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाने से होगा। दिमाग लगाइएगा तो एमसीक्यू बहुत ही आसानी से जो है 20 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, तो काफ़ी महत्व रखता है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगा और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और आपको पता ही होगा कृपान स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक बार कृपान स्टडी सेंटर पे जाने की ज़रूरत है। एक बार जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी कृपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।